तो इश्क करो तो बिल्कुल वैसा ही करो कि मर मिटने वाला। अगर नहीं कर सकते तो पढ़ो ही मत। कम से कम 5 से 6 डेट्स जो होती हैं स्टार्टिंग की, वो आपको विदाउट एनी फिजिकल इंटीमेसी बितानी चाहिए। अच्छे बॉयफ्रेंड की परिभाषा 2 शब्दों में। वो इंसान जिसमें। खराब गर्लफ्रेंड की। जो पैसा देखती है। बेस्ट पति कौन है? बेस्ट पति वो है जो। बेवफा पत्नी। बेवफा पत्नी जो कि कभी भी अपने पति के। किसी की लड़की से प्यार हो गया और उसे सेट करना है, तो कौन कौन से ऐसे टिप्स आपके पास 5 है? जो लोग धोखा देते हैं, ऊपर वाला माफ नहीं करता। नहीं करता। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कितना ज्यादा कॉमन है? बहुत। और सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? जो वक्त उनको अपने पार्टनर से नहीं मिलता है, जो एक फिजिकल बॉन्ड जो उनको अपने पार्टनर से नहीं मिलता है, तब वो जाके बाहर जाके वो ये चीज करते हैं। आदमी शौकिया तौर पे करता है अधिकतर। अभी कोई कंसल्टिंग में आपके पास आया वुमनाइजर? कि वो आदमी जिनको औरतों का चस्का होता है, यही वुमनाइजिंग होती है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा कमजोर हो कि आपको खुद को अपनी पहचान नहीं पता, आपको खुद को नहीं पता कि आप एक्चुअल में क्या हो। आपको 4 औरतें चाहिए वो इस चीज को ठप्पा लगाने के लिए, नहीं यार तूने सच में कुछ अचीव करा है जिंदगी में। क्यों? किसी को बॉयफ्रेंड चाहिए हो लड़की को, तो वो क्या देखे? 5 टिप्स। रिलेशनशिप में पूजा पाठ कितना अहम रोल अदा करता है? लोग कहते हैं भगवान मुझे काश वो मिल जाए। किसी को अपने से 20 साल छोटी लड़की से प्यार हो रहा है, तो किसी को 30 साल बड़े आदमी से प्यार हो रहा है। ऐसा कुछ है? प्यार, इश्क, मोहब्बत, धोखा, नफरत दुनियादारी का सबसे बड़ा असूल है। और कहते भी हैं कि इश्क में, मोहब्बत में कोई अपना मिल जाए तो अच्छी बात है, और ना मिले तो फिर जीवन भर तरसते रहिए, सोचते रहिए उसके बारे में, काश वो होती या काश वो होता तो दुनिया बड़ी अच्छी होती। और कुछ लोग ऐसी हैं जो लगातार इन बातों पर खूब जमकर बोलते भी हैं, समझाते भी हैं, और आजकल रिलेशनशिप कंसल्टेंट के तौर पे लोगों को दुनिया बनाने की कोशिश करते नजर भी आ रहे हैं। तो मेरे साथ साक्षी भोगल है, और पिछले कई दिनों से आपने इनकी तमाम वायरल रील्स देखी होंगी। देखा है कि किस तरीके से समझाती हैं कि प्यार में अगर पड़े हो तो सुधर जाओ, अगर इश्क करना है तो ये समझ जाओ, और नफरत अगर किसी से करनी है तो किस हद तक करो, ये भी बताएंगे। स्वागत है आपका मेरे खास शो पॉडकास्ट विद वरुण सिन्हा में। पहला सवाल मेरा आपसे ये कहते हैं कि जब किसी से इश्क होता है तो वो इश्क ऐसा होना चाहिए कि आदमी कहे मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। आपके हिसाब से इश्क की डेफिनेशन क्या है? एक्चुअल में ऐसा ही होना चाहिए। समय ना कीमती है, सबका समय कीमती है। आप हर इंसान इतनी मेहनत करता है अपने कुछ बनने के लिए ज़िंदगी में, तो हर एक के लिए जो पल होता है वो पल बड़ा कीमती है। अगर आप सामने वाले को वो चीज़ें नहीं दे सकते जो सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ज़बरदस्ती उसकी भावनाओं के साथ खेल के उसका समय बर्बाद मत करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ समय की बर्बादी से ही होती है। तो समय बर्बाद नहीं करना चाहिए किसी का भी। तो इश्क करो तो बिल्कुल वैसा ही करो कि मर मिटने वाला। अगर नहीं कर सकते तो पढ़ो ही मत जाओ उसमें। आपको लगता है कि आज की जनरेशन शायद उस चीज़ को समझ पा रही है? बिल्कुल भी नहीं। आजकल की जनरेशन इतनी ज़्यादा इम्पल्सिव है, वो इन चीज़ों को समझना एक्चुअल में चाह भी नहीं। एक्चुअल में उनके साथ दिक्कत ये है कि उनको पता ही नहीं है कि उनके लिए एक्चुअल में सही क्या है, क्या सही नहीं है। ये सबसे ज़्यादा दिक्कत है उनके साथ। इश्क को लोग सेक्स से जोड़ रहे हैं आजकल। लोग कहते हैं रिलेशनशिप में जब तक रिलेशन ना बन जाए तब तक इश्क नहीं है। कभी तो ऐसा होता था कि हाथ से लिख दिया लेटर, किसी ने जो है वो खून से जो है लेटर लिख कर दे दी थी, और लोग कहते थे कि अब तो इश्क हो गया। ये हम कह सकते हैं कि ज़माना बदला है या फिर सच में लोगों की सोच बदल गई है? आपके हिसाब से क्या ये है ऐसा? ज़माना तो बहुत ज़्यादा बदल गया है। सच में एक वो टाइम था जब लोग एक दूसरे को सच में डिवोट करते थे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते थे। वो लेटर्स लिखना, छुप छुप के मिलना, वो सब इन सब चीज़ों को प्यार में कंसिडर किया जाता था। लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो प्यार में बाद में जाते हैं, बेड पे पहले चले जाते हैं। उनको लगता है कि पहले सेक्स कर लेते हैं, उसके बाद तो सारी चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। जब आप सामने वाले को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने लग जाते हो कि मुझे तो इसके साथ सोना है या मैं तो इसके साथ सो के रहूँगा, तो ऐसे केस के अंदर फिर वो प्यार व्यार वो सारी चीज़ें आएंगी ही नहीं। क्योंकि प्यार एक इमोशनल बॉन्ड है और सेक्स एक फिजिकल बॉन्ड है। दोनों की कंपैटिबिलिटी जब रहती है अच्छे से, तो वो एक प्रॉपर एक रिलेशनशिप फॉर्म करता है। और जब वहाँ पे सिर्फ एक सबसे पहले फिजिकल बॉन्ड ही हो जाए इमोशनल बॉन्ड से पहले, तो वो बॉन्ड टिकेगा कहाँ से? वो रिलेशनशिप टिकेगा ही नहीं, वो कभी आके वो रिश्ता कभी पनपेगा ही नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि रिलेशनशिप में कितने टाइम के बाद, मतलब आपको कब भरोसा हो कि हाँ नहीं मैं अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल हूँ, या इश्क इस लेवल पे पहुँच चुका है कि अब तो सब कुछ लुटा देंगे, कितने टाइम के बाद?
अप्रॉक्सीमेट ना किसी को जानने और समझने में वक्त लगता है 90 दिन का, जब हम किसी को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि हाँ ये एक अच्छा इंसान है और इसके साथ हम पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं। अगर आपको वो टाइम पीरियड हो गया है जब आप मन से पूरे सेटिस्फाइड है कि हाँ सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर फिर आप फिजिकल बॉन्ड बनाते हो तो बहुत अच्छा है। अब ये सारी बातें तो एक तरह से लोग सोच रहे हैं 3 महीने मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया रुकने के हिसाब से, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा लंबा समय हो गया। लेकिन अगर 3 महीने का अगर रूल भी हम लोग हटा दें तो मुझे ऐसा लगता है कम से कम 5 से 6 डेट्स जो होती हैं स्टार्टिंग की, वो आपको विदाउट एनी फिजिकल इंटीमेसी बितानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि सामने वाला जो है उसके आपके साथ कंफर्टेबल है और आप एक इमोशनल बॉन्ड एक दूसरे के साथ शेयर कर पा रहे हो, तब आप फिजिकली इंडल्ज कर सकते हो। आपके अंदर से खुद आवाज़ आ जाएगी कि हाँ ये सही है। एक बड़ा ट्रेंड कह सकते हैं वन नाइट स्टैंड। अरे क्या ये आपको लगता है कि बहुत कॉमन है आज की डेट में? बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा। और ये सबसे ज़्यादा जो बहुत ही कॉमनली देखने को मिल रहा है वो ये क्लब्स के अंदर जो लोग जाते हैं, मतलब आप गए वहाँ पे, आपने मतलब अल्कोहल लिया और उसके बाद आपको कोई भी पसंद आ गया, सामने वाला भी पर्सन बड़ा आसानी से एग्री कर जाता है, फिर आप लोग बेड शेयर कर लेते हैं। मतलब आप ये चीज़ सोचो कि किसी के साथ आप एक फिजिकल बॉन्ड बना रहे हो और बड़ी स्ट्रेंज बात है कि आपको उसका नाम तक नहीं पता, तो मतलब वो किस टाइप का वो चीज़ शेयर कर रहे हो। कहते हैं कि ना जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ फिजिकली इंटीमेसी में आता है तो वो अपनी एक ऑरा, एक एनर्जी को शेयर करता है। जब हम किसी को किस भी करते हैं तो किस करने के टाइम पे हम उसकी एनर्जी को, उसकी प्रेजेंस को फील कर पाते हैं। हमारा माइंड जो है वो हमें ना सिग्नल देता है कि सामने वाला जो है उसके साथ एक इंटीमेसी, एक बॉन्ड हो सकती है या एक अच्छा इंसान है, एक एनर्जी लेवल चेक होती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ना बड़ी पवित्र हैं, ये सारी चीज़ें बहुत पायस हैं। तो इसलिए ना लोगों को ये चीज़ों को समझने चाहिए। लोग क्या सोचते हैं कि ये लस्टफुल है, बस आपने किया, इंटरकोर्स किया, रिलीज किया और फिर ख़त्म। ये सही नहीं है वो चीज़। आजकल अगर मैं आपसे पूछूं तो शादी में धोखा देना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कितना ज़्यादा कॉमन है? बहुत। और सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? एक्चुअल में पता है क्या है कि ना जब हमारी शादीशुदा करंट ज़िंदगी से लोग बोर हो जाते हैं, जब लोग सोचते हैं कि यार अब तो हो नहीं रहा है, तब गए हैं, इरिटेट हो गए हैं, तो ऐसे केस के अंदर ना फिर लोग सोचते हैं कि कुछ ना कुछ एक अलग से कुछ कहते हैं ना स्पाइस करने के लिए कुछ अलग से उनको चार्म चाहिए होता है। इस चक्कर में फिर वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के अंदर आते हैं। अब एक्स्ट्रा मैरिटल के रिलेशनशिप में जब लोग आते हैं तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि सामने वाला या तो दोनों के माइंड में ये चीज़ क्लियर हो कि हम दोनों सिर्फ एक कैजुअली एक फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए, कैजुअली एक दूसरे को समझने के लिए हम लोग मिल रहे हैं। लेकिन अब इस केस के अंदर ये चीज़ होती है कि सपोज़ कि अगर कोई उनमें से एक इंसान जो है अगर वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है ना, तो अब इसके अंदर 2 सिनारी होते हैं। या तो सामने वाले ने उसको ऐसे ही एक रूपरेखा दिखाई होती है कि नहीं हम एक बहुत सीरियस बॉन्ड में हैं, तो ऐसे केस के अंदर तो फिर आप गलत हो कि आपने सामने वाले को एक उम्मीद में रखा कि नहीं हम दोनों एक बहुत सीरियस रिलेशनशिप में, फिर आप उसको धोखा दे रहे हो तो बहुत गलत है। दूसरा ये है कि अगर आप सीरियस रिलेशनशिप में नहीं हो, है ना, और आपने वो चीज़ बिल्कुल ही क्लियरली डिस्क्लोज कर दी कि सीरियस रिलेशनशिप वाली चीज़ ऐसी है नहीं, अब सामने वाला पर्सन अगर आपसे उम्मीद लगा के बैठा है, सामने वाला आपको बहुत ज़्यादा प्यार करके बैठा है, तो सामने वाले को ना ये चीज़ समझनी चाहिए कि ना यहाँ पे आपको धोखा मिल सकता है। वो इसलिए क्योंकि जो एक आदमी ऑलरेडी एक शादीशुदा है, जो आदमी ऑलरेडी एक रिलेशनशिप के अंदर है, उसके बीवी बच्चे हैं, ऑब्वियसली वो अपनी करंट ज़िंदगी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो नहीं चाहेगा कि जो चल रही है जो पटरी वो उसके अंदर कोई दिक्कत है, क्योंकि आदमियों का नेचर ये है कि वो ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, उनको ना बहुत ज़्यादा कहते हैं उतार चढ़ाव ज़्यादा पसंद नहीं है। उनको ये चल रहा है अरे इतने सालों से जो चला आ रहा है वो चलता रहे, फालतू की डिस्टर्बेंस ना हो, ये एक ज़िंदगी चले जा रही है, साथ के साथ हम एक बाहर भी एक ज़िंदगी रख लेते हैं अपनी। तो ये उनका ना बड़ा इजी गोइंग टाइप का उनका नेचर और एटीट्यूड रहता है आदमियों का। तो इस तरीके से और यही सेम अगर आपसे बात महिलाओं को लेकर करूं कि क्या कितनी हद तक महिलाएं जो हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हैं? अगर महिलाओं की बात करें तो एक पर्टिकुलर एज की अगर मैं बोलूँ, जो आई थिंक दोज वुमेन हु आर अबव 38 और समथिंग से लेके 40-45 की एज तक की, मतलब 45-50 तक की जो एज के हैं, ये जनरली जो हैं ये थोड़ा सा चीट एरिया
आ जाता है इस एज ग्रुप का फीमेल्स का, जब यहाँ पे ये लोग थोड़ा सा चीट करती हैं, थोड़ा भी मतलब प्रॉपरली चीट करते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल के अंदर आती हैं। अब उसके अंदर ना अलग अलग सिनेरियोज होते हैं, या तो वो अपनी करंट लाइफ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं, है ना। अच्छा, औरतों की ना एक बात, एक चीज़ जो है वो बहुत अच्छी है, मेजरली औरतों की, मैं ये नहीं बोलूँगी सबकी, अनटिल अनलेस उनको वो अटेंशन, वो प्यार और वो पहचान जब उनको अपने पार्टनर से नहीं मिलती है, जो वक्त उनको अपने पार्टनर से नहीं मिलता है, जो एक फिजिकल बॉन्ड जो उनको अपने पार्टनर से नहीं मिलता है, तब वो जाके बाहर जाके वो ये चीज़ करती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल और ये सब चीज़ें करती हैं। आदमी शौकिया तौर पे करता है अधिकतर, औरतें मजबूरी में करती हैं, ये फ़र्क। सबसे ज़्यादा बेवफा कौन सी एज की औरतें हैं आपके साथ? आई थिंक जो कि 39 के आसपास से लेके 50 तक की जो एज ग्रुप की जो औरतें हैं, आई थिंक वो ज़्यादा हैं, अगर मैं अगर एक्स्ट्रा मैरिटल की उसकी बात करूँ। अदरवाइज जो आजकल की जो यंग जनरेशन जो है उसके अंदर तो मतलब लिटरली बड़ा मुश्किल है आजकल तो एक शादी के लिए एक अच्छी लड़की देखना, मिल पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि सोच इतनी ज़्यादा ब्रॉड हो गई है। और एक ऐसी लड़की जो कि घर आके थोड़ा घर संभाल ले, जो हर चीज़ को मैनेज कर ले, एक शादी को बहुत अच्छे तरीके से चला ले, है ना, दो लोग आपस में मिलके एक शादी को बहुत अच्छे से चला ले, वो बड़ा मुश्किल होने लग गया। कभी कोई कंसल्टिंग में आपके पास आया वुमनाइजर की, उसको लोग वर्ड एक आता है, लोग कहते हैं तो वुमनाइजर है, तो क्या इस टाइप की चीज़ें आपके सामने आई, कभी ऐसा हुआ, और ये वर्ड को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? वुमेनाइजिंग को मैं ऐसे बोलूँगी, वो आदमी जिनको औरतों का चस्का होता है, अलग अलग औरतों का, और बहुत सारे लोग इसको खेल तमाशे की तरह रखा हुआ है उन्होंने, उनको लगता है कि एक साथ बहुत सारे औरतें होनी चाहिए ज़िंदगी में। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है जो आदमी ये सारी चीज़ें करते हैं, आई थिंक वो ना दुनिया का सबसे ज़्यादा कमज़ोर आदमी है। वो इसलिए ज़्यादा कमज़ोर है क्योंकि उसको ना अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है, उसको मल्टीपल औरतें चाहिए अपनी वैलिडेशन को प्रूव करने के लिए कि हाँ मैं एक एग्जिस्टेंस रखता हूँ इस दुनिया में। जब 4 औरतें बैठ के अगर उसकी तारीफ करें, अरे यार तुम तो बड़े हैंडसम हो, तुम कितने कामयाब हो, तुम कितना पैसा कमाते हो, और वो अलग ही अलग अपना अंदर ही अंदर अपना ईगो बूस्टअप करे जा रहे हैं, हाँ यार बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे केस के अंदर कितनी गलत बात है। आप यही वुमनाइजिंग होती है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा कमजोर हो कि आपको खुद को अपनी पहचान नहीं पता, आपको खुद को नहीं पता कि आप एक्चुअल में क्या हो। आपको 4 औरतें चाहिए वो इस चीज को ठप्पा लगाने के लिए, नहीं यार तूने सच में कुछ अचीव करा है जिंदगी में। क्यों? आप एक ही औरत के बन के रहो ना, आप एक ही को प्यार करते रहो, आप सोचो आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा ईजी और स्मूथ हो जाएगी कि आप एक ही पार्टनर के साथ हैं, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कितनी अच्छी है और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, जैसे हमारे पेरेंट्स के साथ होता। पुराने ज़माने के जो लोग थे वो चीट नहीं करते थे इतना, पुराने ज़माने के लोगों में ये हुकअप कल्चर और ये वन नाइट स्टैंड्स और एक्स्ट्रा मैरिटल, ये सारी चीज़ें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलती थी, जो आजकल बहुत कॉमनली देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे केस के अंदर ना मतलब लोगों को समझना चाहिए इस चीज़ को लेकर। अच्छा, आपको लगता है कई बार कि आजकल जो मार्केट में एक वो ट्रेंड है कि मेरे पास तो 7-8 गर्लफ्रेंड्स हैं, लड़की कहती है मेरे पास तो 5-7 बॉयफ्रेंड्स हैं, और जितने बॉयफ्रेंड्स हैं उतना ही आपका स्टेटस हाई होता है आजकल के कल्चर में। आपको लगता है ये एक परंपरा बन गई है या फिर एक स्टेटस सिंबल बन गया है? तेरे पास कितने ने कॉल किया, मेरे को कितने को वैलेंटाइन डे पे मैंने कितनों को आई लव यू भेजा, कितनों ने तेरे को रिप्लाई किया, ये कल्चर है आज का? कल्चर एक्चुअल में पता है, लोग ना स्टड बनना चाहते हैं, लोग ना फेक जिंदगी में बहुत ज़्यादा जी रहे हैं। उनको एक ये चीज़ लगती है कि यार हम ना एक्चुअल में हम कैसे भी हो अंदर से, लेकिन एक दिखावा उनको चाहिए होता है कि मेरे पास इतने सारे लोग हैं जो मुझे पूछ रहे हैं, इतने सारे लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं और सारी चीज़ें। ये कल्चर अनडाउटेडली बन गया है। ये कल्चर हमारे शादीशुदा आदमियों में भी बहुत ज़्यादा आ गया है। जैसे अगर 4 आदमी अगर बैठे हैं ड्रिंक्स पे, तो ऐसे केस के अंदर वो चीज़ करना, यार एक तो बीवी तो है ही, एक गर्लफ्रेंड और है, ये देख ये भी मेरे पीछे है, देख ये भी मेरे पीछे है, यार 4 गर्लफ्रेंड्स और मैंने बना रखी हैं, बढ़िया ज़िंदगी चल रही है, मस्त एंजॉय करता हूँ। क्या चीज़ आप ये चीज़ समझ रहे हो? इससे साफ पता चल रहा है कि आप कितने लस्टफुल आदमी हो। आपको अपनी फिजिकल नीड पूरी करनी है, इसलिए आपने इतने सारे के सारे आपने ऑप्शंस रखे हो अपने पास। क्यों रखे हुए हैं? आपकी लस्ट क्या एक औरत से पूरी नहीं होती? आपकी जो इच्छाएं जो हैं वो क्या एक औरत आपको कम पड़ जाती है? क्यों इतने कहाँ है कि आप स्टड बन रहे हो? चेक करने में कमज़ोर होंगे, आता जाता कुछ होगा नहीं, लेकिन अपनी वो शहनशाही दिखानी है कि नहीं हम तो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हैं। सेक्सुअल रिलेशनशिप में जब कभी कभी कहते हैं कि आप एज के साथ वो चीज़ें बहुत दूर होती चली जाती हैं, शादी के बाद कई बार 10 साल 5 साल बाद शायद उतना इन्वॉल्वमेंट के साथ कई बार लोग करते हैं, कई बार नहीं करते हैं। आपको लगता है कि शायद ये
रिलेशनशिप में दूर होने का एक बड़ा कारण है कि सेक्स नहीं हो पा रहा है, चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, रिलेशनशिप नहीं मेंटेन हो पा रहा है, इसलिए आप एक दूसरे को धोखा देके कहीं और घूम रहे हैं, ये भी वजह है। अनडाउटेडली ये भी वजह है। और इस चीज़ के अंदर ना मैं लोगों को ये चीज़ बोलूँगी कि ना जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो तो आप ना अपने लाइफ के ना कुछ प्रायोरिटीज सेट करो कि मेरे लिए ये एक ब्रेकअप रूल है, या मेरे लिए ये चीज़ बर्दाश्त मैं कर सकती हूँ, या ये चीज़ मेरे लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर एक इंसान के लिए अगर सेक्स नंबर 1 पे है कि मुझे तो फिजिकल नीड को पूरा करके ही मुझे शांति मिलती है, तो ऐसे केस के अंदर फिर आप अनडाउटेडली फिर आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी तो आप इधर उधर मुंह मारोगे। लेकिन अगर आपकी वो चीज़ प्रायोरिटी नहीं है, अगर आपको ये लगता है कि नहीं मेरे लिए तो प्यार प्रायोरिटी पे है, मुझे तो एक ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करे, एकदम पलकों पे बिठा के रखे, फिर चाहे वो मेरे साथ ज़्यादा कुछ इंटीमेट ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे केस के अंदर अगर मुझे कोई ऐसा पार्टनर मिलता है जो मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो फिजिकली हम लोग इतना ज़्यादा कंपैटिबल नहीं है, स्टिल मैं उसके साथ रहूँ, क्योंकि मेरी जो मेन प्रायोरिटी जो है वो तो उसने पूरी कर दी ना, मेरे मेंटल सेटिस्फेक्शन को तो उसने पूरा कर दिया। तो आप जब भी किसी के साथ बॉन्ड में जाएं, जब स्पेशली जब आप शादी करते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों की बाउंड्रीज और कुछ चीज़ों की ना अपने लिए एक लिस्ट बनानी चाहिए, एक प्रायोरिटी लिस्ट जो होती है एक रिलेशनशिप की, वो आपको सेट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी को किसी की लड़की से प्यार हो गया और उसे सेट करना है, सेट में ऐसा वर्ड इसी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन वर्ड है, कोई किसी को हासिल करना चाहता है, उसके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहता है, 5 टिप्स ऐसे बताइए जो कहीं ना कहीं आपकी गर्लफ्रेंड अगर आपसे रूठी है या नहीं मिल पा रही है, या फिर आप चाहते हैं कि उसके ज़िंदगी में आप आएँ, तो कौन कौन सी ऐसी टिप्स आपके पास 5 हैं जिससे प्यार मोहब्बत और परवान चल जाए? सबसे चीज़ मैं बताती हूँ, लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, लेकिन ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक औरत को सबसे ज़्यादा जो चीज़ वो नोटिस करती है, सबसे ज़्यादा चीज़ जो उसके लिए मायने रखती है, वो ये रखती है कि एक आदमी उसको कितनी इज्जत दे रहा है। रिस्पेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। औरत प्यार भूल जाएगी एक बार को, औरत फिजिकल कंपैटिबिलिटी भूल जाएगी, लेकिन सामने वाले आदमी ने उसको कितनी इज्जत दी है वो कभी नहीं भूलती है। तो अगर आपको किसी के साथ बॉन्ड में जाना है, सबसे पहले तो आप सामने वाले को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दो, बहुत ही उसकी रिस्पेक्टफुल तरीके से केयर करो। दूसरा, पैम्पर और केयर आपको करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए सामने वाली लड़की तो गिफ्ट दीजिए। हाँ, गिफ्ट्स आप दो, लेकिन गिफ्ट्स के अंदर भी ना आपको बड़ा आजकल कॉशियस रहना पड़ता है। लड़कियां आजकल की उन्होंने इस चीज़ को एक आप मान लो कि एक बिजनेस सॉर्ट ऑफ बना दिया कि मैंने एक बॉयफ्रेंड बना लिया, वो मुझे कार दिला देगा, या मुझे लैपटॉप दिला देगा, या मुझे आईफोन दिला देगा, या मुझे घर दिला देगा। आजकल तो पेटीएम का रिचार्ज करने पे ही जो है मोबाइल का रिचार्ज करी और अलग रिलेशन चल रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। तो आप जब भी आप किसी को सामने वाले को गिफ्ट दो तो शुरू के अंदर डोंट इंडल्ज इनटू बाइंग एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। छोटे छोटे जेस्चर्स दो। अगर लड़की अच्छी होगी ना तो छोटे छोटे जेस्चर्स पे भी वो खुश होगी। अगर लड़की सच में अच्छी होगी वो इन छोटे छोटे जेस्चर्स को भी अप्रिशिएट करेगी। जैसे सपोज कि आप उससे मिलने जा रहे हो, आपने उसकी फेवरेट चॉकलेट आपने बाय कर ली, या आपने फ्लावर्स बाय कर लिए, या आप उसको किसी उसकी पसंदीदा जगह पे आप उसको कुछ खाना खिलाने के लिए ले गए, या आपने जब वो कार में बैठे तो आपने गेट ओपन कर दिया। ये छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं जो लड़कियों को बहुत अच्छे लगते हैं, अगर वो अच्छी लड़की है तो। अदरवाइज अगर उसने मिलते ही आपके सामने अपनी डिमांड की पूरी लिस्ट खोल दी है कि तुम मुझे 2 लाख रुपए दे दो, या 4 लाख रुपए दे दो, या मुझे घर दिला दो, या कार दिला दो, इट मीन्स कि वो पैसों के लिए आपके साथ है, अनडाउटेडली। और ऐसी लड़की फिर आपके साथ है, आपसे ज़्यादा रईस कोई मिल जाएगा तो वो उसके साथ चली जाएगी, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा आप हो या कोई और हो, जेब किसकी भारी है वो तो उसकी तरफ ही जाएगी। अच्छा, यही सेम अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर किसी को बॉयफ्रेंड चाहिए हो लड़की को, तो वो क्या देखे? 5 टिप्स। किसी लड़की को अगर बॉयफ्रेंड चाहिए, एक ना लड़कियों को वो ये देखो, नॉर्मल सी चीज़ है कि आप सामने वाले को देखो कि वो आपको कितनी रिस्पेक्ट दे रहा है, किस तरह से वो आपकी केयर कर रहा है, पहली चीज़। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक चीज़ बतानी है, लड़के ना शुरू में लड़की पटाने के चक्कर में उसको बहुत ही ज़्यादा अपना प्यार व्यार और सब कुछ शो करते हैं, जब तक वो हाँ नहीं कर देती बेड पे जाने तक के लिए। बहुत ही घटिया बात है कि अदरवाइज लड़कों की मेंटलिटी में कहीं ना कहीं वो चीज़ होती है कि मैं इसको पटा रहा हूँ फॉर यूसेज पर्पस। अगर आपको ये चीज़ कहीं से भी हिंट होती है कि वो सामने वाले का पर्पस ये है या इंटेंशन ये है, प्लीज़ आप उसके साथ मत जाओ, क्योंकि उसका सच में इंटेंशन वही होगा। औरतों के साथ ना एक बड़ी खूबी दी है भगवान ने, उनको ना इंट्यूशंस आते हैं, जो उनको फर्स्ट कॉल जो दिल की आती है ना वो हमेशा सही होती है।
एक औरत अगर अच्छे कर्म करेगी, एक औरत अच्छे काम करेगी और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ होगी, तो उसको ना उसकी आवाज़, मन की आवाज़ जो है ना वो हमेशा आएगी, हमेशा। और जो उसके पहले मन की आवाज़ होती है वो हमेशा सही होती है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो पहले मन की आवाज़ गलत होगी। अगर सामने वाला इंसान घटिया है, सामने वाले के इंटेंशंस खराब है उसके लिए, तो उसको पहली मीटिंग के 10 मिनट के अंदर ही मैक्सिमम पता लग जाएगा कि ये सामने वाला चाहता क्या है, वो उठ के चली जाए। रिलेशनशिप में पूजा पाठ कितना अहम रोल अदा करता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि लोग कहते हैं भगवान मुझे काश वो मिल जाए, काश मैं उसका हो जाऊँ, पूजा पाठ कितना अहम रोल अदा करता है? पूजा पाठ ना एक्चुअल में काम नहीं करता है। किसी को पाने के चक्कर में तो काम नहीं करता। ये तो बिल्कुल वही बात है कि भगवान प्लीज मेरे 10th के एग्जाम से पास करा देना तो मैं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो वो चीज़ें एक्चुअल में काम नहीं करती हैं। आप अगर पूजा पाठ इंसान करता है अपने आप को सुधारने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए। जब आप अच्छे इंसान बनेंगे, एक पॉजिटिव इंसान बनेंगे, तो आप अच्छे पॉजिटिव इंसानों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। फिर आपकी कंपनी और नेटवर्क में भी ऐसे ही लोग आएंगे, और जब अच्छे लोगों के साथ आप जुड़ेंगे तो उनके साथ आपका रिश्ता भी बहुत अच्छा बनेगा। तो पूजा पाठ आपको सुधारने में काम आती है, किसी को पाने के अंदर सुधारने में काम नहीं आती, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि ईश्वर जब किसी को देते हैं आपकी ज़िंदगी में, तो वो इसलिए नहीं देते कि आपने मांगा है, वो आपको सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि वो आपके लिए सही है। ईश्वर हमेशा वो करते हैं जो हमारे लिए सही होता है। वो हमें देर सवेर समझ में आ जाता है, उस टाइम पे हमें कई बार नहीं समझ में आता है। लेकिन आप ये चीज़ सोचो कि नहीं, मुझे तो ये इंसान चाहिए। अब सामने वाला आपके लिए क्या भावनाएं रखता है, सामने वाला आपसे नफरत करता है या आपको यूज़ करना चाहता है, आपको नहीं पता। आपने वो आवाज़ नहीं सुनी जो ईश्वर ने सुनी होगी, तो इसलिए वो आपकी ज़िंदगी से दूर कर देता है। क्या आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि अपने सेम उम्र के लोगों से लोगों को प्यार नहीं हो रहा? किसी को अपने से 20 साल छोटी लड़की से प्यार हो रहा है, तो किसी को 30 साल बड़े आदमी से प्यार हो रहा है। ऐसा कुछ है? सबका अपना अपना टेस्ट होता है, सबकी अपनी अपनी लाइकिंग होती है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे जनरली वो आदमी पसंद आता है जो मुझसे अप्रॉक्सीमेट 6 या 7 ईयर्स एल्डर हो। मुझे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। जो मैच्योर मैन जो होते हैं मुझे वो अच्छे लगता है। दोज हु आर इन 40s मुझे वो अच्छे लगता है। तो बेसिकली ये है कि ना सबका ना सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है। कई बार ऐसे वो आदमी होते हैं जो कि 30 की उम्र में जिन्होंने बहुत ज़्यादा दुनिया देख ली होती है, तो बड़े समझदार होते हैं। तो आपके ना एज को लेके क्राइटेरिया डिसाइड नहीं होता, वो बहुत सारे अदर फैक्टर्स को लेके क्राइटेरिया डिसाइड होता है। एक्चुअल में मुझे वो वैसे आदमी पसंद हैं जो कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करा है, जिन्होंने अपनी मेहनत से वो किसी एक मुकाम तक पहुँचे हैं, जो जिनके ऊपर कोई बैकअप नहीं रहा है उनके फादर का या कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का या कुछ, उन्होंने अपनी ही मेहनत से जीरो से वो हीरो बने। मुझे ऐसे आदमी बड़े अच्छे लगता है, और ऐसे ही आदमी मुझे बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ किया है और अपने दम पे किया, और फिर उस इंसान का जो एटीट्यूड भी है तो वो भी फिर सर माथे पे। अच्छा, मैच्योर लोग जो होते हैं, आप कह रहे हैं यंगस्टर्स को, क्या आजकल के नए लोगों को मैच्योर लोग पसंद है कि हाँ पर मैच्योरिटी होनी चाहिए, लड़के में बात होनी चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए, इस टाइप की चीज़ें पसंद है? मैच्योर लोग तो पसंद है, अनडाउटेडली लड़कियों को मैच्योर लड़के पसंद आते हैं। एक्चुअल में लड़कियां ना दे जस्ट वांट टू बी लाइक अ टेडी बेयर, एकदम कोजी कोजी, और बस मैं जाके किसी को ऐसे पकड़ लूं और कोई हो जो मेरा ध्यान रखे और मेरी केयर करे। लड़कियों को ये चाहिए, तो इसलिए लड़कियों को हमेशा मैच्योर जो आदमी होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। मतलब बेसिकली कोई ऐसा पसंद आ जाए जो उनके नखरे उठा ले। अच्छा, एक सवाल है कि लोग, आपके मैंने रील देखी थी आपकी, और उसमें था कि जो लोग धोखा देते हैं ऊपर वाला माफ़ नहीं करता। नहीं करता, कर्मा हमेशा लौट के आता है, हमेशा। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आपके साथ ज़रूर बुरा होगा। नॉर्मल सी चीज़ है, अगर सपोज आपने किसी के पैसे मारे, बहुत बेसिक सी चीज़ है, लोग कई बार पैसे मार लेते हैं, तो आप ये चीज़ मान के चलो, हो सकता है शायद दुगना आपके पैसे कहीं ना कहीं वो ठुक जाएं, या पैसे वो जो है आपके हाथ से चले जाएं। तो कर्मा जो है वो हमेशा आता है। अब आप किसी इंसान की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आप कैसे बच सकते हैं? आप बच ही नहीं सकते। और अगर सामने वाला अगर ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है, जैसे मैं शिव जी में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है अगर कोई इंसान अगर शिव भक्त है तो भाई शिव जी तो फिर उसकी बैंड ही बजा देते हैं, वो छोड़ते नहीं है बिल्कुल भी। तो कर्मा जो है वो आता ही है लौट के। तो बेहतर है कि आप खेलो मत किसी की भावनाओं के साथ, क्योंकि आगे आने वाला जो कल है वो आपकी सोच से भी ज़्यादा बदतर होगा।
और फिर वो आप नहीं संभाल पाओगे, क्योंकि आप दुनिया से लड़ सकते हो, आप दुनिया को संभाल सकते हो, लेकिन ईश्वर की लाठी से तो नहीं बच पाओगे ना। वो तो आपको पता भी नहीं कब पड़ जाएगी, कैसे पड़ जाएगी। अच्छा, ईश्वर की एक बात बहुत अच्छी भी है, और मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है, वो ये कि ना जब हम किसी के साथ बुरा कर रहे होते हैं उस टाइम पे तो चलो हम शौकिया तौर पे वो चीज़ कर देते हैं। जब हमारा कर्मा जब लौट के आता है ना, तो हमारे मन में ईश्वर एक ऐसी भाव डालता है जो हमें वही इंसिडेंस याद आता है कि देख तूने गलत किया था ना उसके साथ, इसीलिए तेरे साथ ये चीज़ हो रही है। तो जब आपके पास कर्मा जब लौट के आता है वो चीज़, तो आपको ये चीज़ एहसास भी होती है कि आपको कौन से कर्म की सज़ा आपको कब मिल रही है। बस ये है कि आपको अपने जो चीज़ें जो है एनर्जीज को, उनको आपको वाइब्रेंट रखना चाहिए। तो आपकी जो इनर कॉलिंग जो होती है वो आपको सब कुछ बताती है, और आपकी इनर कॉलिंग कभी भी गलत नहीं होती है। अच्छा, मान लीजिए आपको समझ में आ गया कि आपके साथ गलत हुआ है, और जितना आपने किया उसके बाद आपके साथ ऊपर वाले ने बुरा भी कर दिया, उस दिन के बाद फिर क्या चीज़ें रुक जाती हैं, या फिर ज़िंदगी भर जो है उसका पछतावा भी चलता रहता है, हालात भी वैसे बदतर रहते हैं, और आपको बार बार ऊपर वाला दिखाता रहता है नहीं बेटा गलत किया था तुमने, अब तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका प्रायश्चित तब होता है जब अगर आपको महसूस हो गया है कि आपको अपने कर्म की सज़ा आपको मिल गई है, तो ऐसे केस में बेहतर है कि आप उस चीज़ का रियलाइजेशन करो। सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपको अपने मन से रियलाइज़ हो गया है कि नहीं आपने बहुत ज़्यादा गलत किया था, जाओ सामने वाले से माफ़ी मांगो, उसको बोलो कि यार मेरे से गलती हो गई थी, मैंने तेरा दिल दुखाया था, बहुत बड़ी गलती की थी, प्लीज़ माफ़ कर दे। अगर आपने अपने कर्मों के लिए प्रायश्चित कर लिया है तो फिर ईश्वर भी आपको माफ़ कर देता है। अच्छा चलिए, अब थोड़ा सा चीज़ों को अलग ले जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन है मेरे आपसे पूछने के लिए, रैपिड फायर होता है, लेकिन क्योंकि हमारे टॉपिक ऐसे हैं जिसमें रैपिड फायर का हिसाब किताब ये बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तब भी अच्छे बॉयफ्रेंड की परिभाषा 2 शब्दों में, मतलब एक लाइन में, अच्छा बॉयफ्रेंड, बेस्ट बॉयफ्रेंड, इससे बड़े लड़का तो मिल ही नहीं सकता। वो इंसान जिसमें इंसानियत जिंदा है। खराब गर्लफ्रेंड की? जो पैसा देखती है। बेस्ट पति कौन है? बेस्ट पति वो है जो कि आपके कहने से पहले आपके भावनाओं को समझ जाए, आपको शब्दों की जरूरत ना पड़े उससे बात करने के लिए, आपके आँख के इशारे काफी हैं। सुधर जा, मैं सब देख रही हूँ। बेवफा पत्नी? बेवफा पत्नी जो कि कभी भी अपने पति के किसी भी एफर्ट को अप्रिशिएट ना करके, जिसका दिमाग बाकी आदमियों में ज़्यादा रहता है। बेस्ट पत्नी? बेस्ट पत्नी जो अपने पति के हर एक एफर्ट को देखती है, उसको अप्रिशिएट करती है और उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आगे काम करने के लिए मोटिवेट करती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतनी सारी बातें, इतनी सारा ज्ञान आपके पास अथा भंडार है और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हमारी कोशिश भी रहती है कि ऐसे ही लोगों को बुला बुला के आप तक बहुत सारी कहानियाँ, किस्से और आपसे जुड़ी, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ों को समझाते रहें, बताते रहें। और यही तो माध्यम है हमारा कि आपके लिए, आपकी सोच के हिसाब से, आपकी ज़िंदगी के हिसाब से हर बात आप तक पहुंचाने का लक्ष्य हम रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।